नमस्कार। और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम शासन की उन चुनौतियों पर बात कर रहे हैं जो किसी भी सरकार के सामने आती हैं, और खास तौर पर हम बुराई की उस अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि एक विश्लेषण में इसे परखा गया है। ये विश्लेषण मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के शासनकाल के इर्द-गिर्द है। हमारी ये जो बातचीत है, ये चैलेंजेस टू गवर्नेंस इन बीजेपीज इंडिया शीर्षक वाले एक विश्लेषण के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है। तो आज हमारा इरादा है इस विश्लेषण की मदद से कुछ जरूरी पहलुओं को क्या कहते खंगालना, जैसे बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले क्या वादे किए थे, फिर उन वादों को निभाने के लिए कौन से कदम उठाए गए, उन कदमों की कामयाबी पर किस तरह के सवाल उठते हैं, और क्या शासन की चुनौतियां सिर्फ भ्रष्टाचार तक ही सीमित है या मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल। देखिए, शासन में बुराई का सामना करना ये कोई नई बात नहीं है, ना ही किसी एक सरकार की बात है। चाहे हम इसे भ्रष्टाचार का नाम दें या कुशासन कहें, या फिर ऐसी नीतियां जो शायद जनता के हित में ना हो, ये चुनौतियां तो हमेशा से रही हैं। तो ये जो विश्लेषण हमारे सामने है वो इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में बीजेपी सरकार के कार्यकाल को परखने की कोशिश करता है। और ये समझना जरूरी है कि ये अपने आप में काफी जटिल मूल्यांकन है, इसमें कई परतें हैं। हाँ, तो बात शुरू करते हैं उन वादों और उम्मीदों से जिनके साथ बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी। याद कीजिए, उस समय दो बातें बहुत जोर शोर से कही गई थीं। पहला, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा, और दूसरा, देश को सुशासन दिया जाएगा, जिसे गुड गवर्नेंस की कहा गया। माहौल कुछ ऐसा था कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है। हाँ बिल्कुल, और वो नारा तो शायद सबको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसने लोगों के मन में एक एक मजबूत उम्मीद जगाई थी। बिल्कुल। ऐसा लगा था कि शायद अब सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर वाकई में कोई निर्णायक चोट होगी। एक नई सुबह की उम्मीद थी, कह सकते हैं। अब इन बड़े वादों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने कुछ बड़े और कहना चाहिए साहसिक कदम भी उठाए। सबसे ज्यादा चर्चा में तो रहा नोटबंदी का फैसला। हाँ बिल्कुल। जिसे काले धन और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार बताया गया था। फिर आया वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। इसे देश के टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा सुधार माना गया। कहा गया कि इससे व्यापार करना आसान होगा और टैक्स चोरी रुकेगी। साथ ही डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम भी जोर शोर से चलाए गए, जिनका मकसद सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना और पारदर्शिता बढ़ाना था। हाँ, ये सभी बहुत महत्वाकांक्षी पहले थी, इसमें कोई शक नहीं, और इनके घोषित उद्देश्य भी काफी बड़े थे। लेकिन यहीं पर ये विश्लेषण जिस पर हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। ये विश्लेषण आलोचकों, जिनमें विपक्षी दल हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक शामिल हैं, उनके नजरिए को भी सामने रखता है। और बुनियादी सवाल यही पूछा जाता है कि क्या ये सारी कोशिशें अपने घोषित मकसदों में पूरी तरह से कामयाब हो पाईं? क्या नतीजा वैसा ही निकला जैसा सोचा गया था? अच्छा। इस विश्लेषण में इस पर काफी संदेह जताया गया है, जैसा लगता है। मिसाल के तौर पे नोटबंदी को ही लें। इसका एक प्रमुख लक्ष्य काले धन की अर्थव्यवस्था पर चोट करना और भ्रष्टाचार को कम करना बताया गया था, है ना? हाँ, यही कहा गया था। लेकिन जैसा कि विश्लेषण में आलोचकों के हवाले से कहा गया है, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो गया? क्या काले धन का प्रवाह पूरी तरह रुक गया? विश्लेषण इशारा करता है कि जमीनी हकीकत शायद इतनी सीधी और सरल नहीं है। कई रिपोर्टें आई कि लगभग सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया, और खासकर छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। तो प्रभाव को लेकर प्रश्न बने रहे। ये बात तो है, नोटबंदी पर बहस तो आज तक खत्म नहीं हुई है। और जीएसटी का क्या? उसे भी तो एक बड़े सुधार के तौर पर पेश किया गया था। जीएसटी के मामले में भी विश्लेषण बताता है कि जहां एक तरफ इसे एक देश एक टैक्स के बड़े सुधार के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी तरफ इसके लागू करने के तरीके और जो शुरुआती जटिलताएं थी, उन्होंने छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए खास तौर पर नई परेशानियां खड़ी कर दी। बार बार बदलाव करने पड़े उसमें। तो जहां उद्देश्य शायद नेक था, वहीं उसके कार्यान्वयन पर, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठे, जैसा कि विश्लेषण में दर्ज है। और फिर एक और योजना है जिसका जिक्र इस विश्लेषण में आलोचनात्मक ढंग से किया गया है, चुनावी बॉन्ड योजना। ये काफी दिलचस्प मामला लगता है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है।
दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसे लाया तो गया था राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के नाम पर। यानी इसके पीछे का विचार यह था कि पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसका हिसाब किताब साफ सुथरा हो। लेकिन विश्लेषण के मुताबिक इस योजना की सबसे बड़ी आलोचना इसी बात पर हुई कि इससे पारदर्शिता बढ़ने के बजाय शायद घट गई। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इसमें चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। सिर्फ सरकार या कहें सत्ताधारी दल को ही पता चल सकता है कि कौन किसे चंदा दे रहा है। तो यहां एक विरोधाभास नजर आता है, जिस पर विश्लेषण ध्यान खींचता है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई योजना पर ही अपारदर्शिता का आरोप लगना ये दिखाता है कि इरादे और नतीजों में कभी-कभी फासला हो सकता है। यानी आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की जो कोशिशें थी उन पर भी सवालिया निशान लगे, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। लेकिन क्या ये विश्लेषण सिर्फ यहीं तक सीमित है या और भी पहलू हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण सिर्फ आर्थिक या प्रशासनिक भ्रष्टाचार के सवालों तक ही नहीं रुकता है। ये सत्ता के कथित दुरुपयोग के गंभीर आरोपों की ओर भी इशारा करता है। विश्लेषण में विपक्ष और कुछ नागरिक समूहों द्वारा लगाए गए उन आरोपों का जिक्र है जिनके अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसियों, खासतौर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, इनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने, उन्हें निशाना बनाने या उन पर एक खास तरह का दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ये आरोप अक्सर चुनावों के आसपास या जब कोई विपक्षी नेता सरकार की आलोचना तेज करता है तब ज्यादा सुनाई देते हैं। ये तो वाकई गंभीर आरोप है। अगर जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम न करें और उनका, जैसा कहा जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो, तो इसका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है? यही सबसे चिंताजनक पहलू है जिसे विश्लेषण रेखांकित करता है। अगर ये आरोप सही हैं और जांच एजेंसियां स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से काम करने के बजाय मान लीजिए किसी राजनीति के एजेंडे के तहत काम करने लगें, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जो बुनियाद है वो कमजोर होती है। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, उनकी स्वतंत्रता और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। विश्लेषण इसी बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करता है कि संस्थाओं की मजबूती कितनी अहम है। अच्छा, तो इस पहलू पर हमने बात की। सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर यह विश्लेषण ध्यान केंद्रित करता है वो है सरकार का असहमति और विरोध प्रदर्शनों से निपटने का तरीका। क्या इस बारे में विश्लेषण कुछ खास उदाहरण देता है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण में खास तौर पर 2 बड़े और हालिया विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान खींचा है। पहला 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो लंबा किसान आंदोलन चला, और दूसरा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ जो देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे। CAA, याद दिला दें, वो कानून था जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों मतलब गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, जिसका इस आधार पर विरोध हुआ कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और शायद संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ऐसा आलोचकों का कहना था। और इन विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकारी तरीकों पर विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण बताता है कि आलोचकों का मानना है, और ये बात दस्तावेज में दर्ज है, कि सरकार ने इन दोनों ही प्रमुख विरोध प्रदर्शनों से निपटने में काफी सख्ती का रवैया अपनाया है। चाहे वो सड़कों पर बैरिकेडिंग हो या कहीं कहीं इंटरनेट बंद करना हो या प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे दर्ज करना हो। विश्लेषण के अनुसार आलोचक इसे सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक सामान्य कोशिश के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे असहमति की आवाजों को दबाने और आलोचकों को हतोत्साहित करने के एक प्रयास के रूप में देखते हैं। ये पहलू भी शासन की एक बड़ी चुनौती से जुड़ा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार विरोध और असहमति को कितनी जगह देती है और उससे किस तरह संवाद करती है। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। तो अब तक हमने देखा कि विश्लेषण भ्रष्टाचार विरोधी वादों, आर्थिक पहलों पर उठे सवालों, एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और असहमति से निपटने के तरीकों पर बात करता है। क्या बुराई की अवधारणा को इस विश्लेषण में और भी विस्तार दिया गया है? बिल्कुल, और यहीं पर ये विश्लेषण बुराई के दायरे को सिर्फ वित्तीय भ्रष्टाचार या प्रशासनिक अनियमितताओं से कहीं आगे ले जाता है। विश्लेषण के अनुसार शासन में बुराई का अर्थ कुशासन भी है, और इसमें समाज में बढ़ती नफरत, कड़वाहट और विभाजन की भावना भी शामिल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विस्तार है इस अवधारणा का।
विश्लेषण उन आलोचकों और समाज के कुछ वर्गों की राय का हवाला देता है जिनका मानना है कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान समाज में धार्मिक और सामाजिक आधार पर ध्रुवीकरण तेज हुआ है। यानी अलग अलग समुदायों के बीच दूरियां बढ़ी हैं और आपसी विश्वास शायद कम हुआ है। ये एक ऐसा आरोप है जिस पर लगातार बहस होती रही है और जिसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। विश्लेषण इस बहस को सामने रखता है बिना कोई फैसला सुनाए। क्या विश्लेषण इसके कुछ ठोस उदाहरण भी देता है, जैसे कि मॉब लिंचिंग या हेट स्पीच जैसी घटनाओं का जिक्र है? हाँ, विश्लेषण मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा पीट कर मार डालने की जो घटनाएं होती हैं और हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषणों की बढ़ती प्रवृत्ति का भी जिक्र करता है। इसमें कहा गया है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां खास समुदायों को निशाना बनाया गया और विश्लेषण इस ओर भी इशारा करता है कि सरकार और प्रशासन इन घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने या दोषियों को सजा दिलाने में उतने कामयाब नहीं रहे जितनी उम्मीद की जाती थी। ये अवलोकन शासन की एक और गंभीर चुनौती को उजागर करता है, वो है सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। जब समाज में विभाजन की रेखाएं गहरी होती हैं तो उसका असर हर किसी पर पड़ता है। तो कुल मिलाके ये विश्लेषण एक बहुत ही मिली-जुली और जटिल तस्वीर पेश कर रहा है, ऐसा लगता है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही दिखाया गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्लेषण इस बात को स्वीकार करता है कि सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने और शासन में सुधार लाने के लिए कुछ इरादे जाहिर किए और कदम उठाए हैं और उनके कुछ सकारात्मक नतीजे भी हो सकते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया से कुछ हद तक पारदर्शिता बढ़ी होगी, सेवाओं तक पहुंच आसान हुई होगी। लेकिन साथ ही यह विश्लेषण बहुत सारी गंभीर आलोचनाओं, अनसुलझे सवालों और चुनौतियों को भी पूरी शिद्दत से सामने रखता है। चाहे वो आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता का सवाल हो या केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप हो या फिर असहमति के प्रति रवैया हो या समाज में बढ़ता हुआ तनाव हो, ये सब मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो फिर इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या ये कहता है कि बीजेपी के शासन में बुराई बढ़ी है या घटी है? कोई सीधा जवाब है? देखिए, विश्लेषण कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं देता, बल्कि इसका निष्कर्ष यही लगता है कि यह कहना बहुत मुश्किल है कि बुराई अपने उस व्यापक अर्थ में जिसमें भ्रष्टाचार, कुशासन और सामाजिक विभाजन सब शामिल हैं, बीजेपी के शासनकाल में पूरी तरह से खत्म हो गई है। विश्लेषण के मुताबिक चुनौतियां कई मोर्चों पर बनी हुई हैं और सरकार को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। तस्वीर काफी पेचीदा है, सीधी नहीं। और एक गौर करने वाली बात यह है कि विश्लेषण अंत में इस बात पर जोर देता है कि एक जीवंत लोकतंत्र में यह बेहद जरूरी है कि इन सभी पहलुओं पर, सरकार की कामयाबियों पर, उसकी नाकामियों पर और उसके सामने खड़ी चुनौतियों पर खुलकर और ईमानदारी से बहस हो। नागरिकों को सूचना मिले, अलग अलग नजरिए सामने आएं और सरकार की जवाबदेही तय हो। बिना खुली बहस के लोकतंत्र अधूरा है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की इस चर्चा को अब समेटते हैं। हमने इस खास विश्लेषण के आधार पर बीजेपी सरकार के सामने शासन की कुछ प्रमुख चुनौतियों पर नजर डाली। हमने देखा कि कैसे भ्रष्टाचार मिटाने और सुशासन लाने के बड़े वादे थे और उन पर उठाए गए कदमों जैसे नोटबंदी और जीएसटी की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल मौजूद हैं, जैसा कि विश्लेषण बताता है। हाँ। हमने केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों और लोकतंत्र के लिए उनके गहरे निहितार्थों को समझा। हमने ये भी देखा कि ये विश्लेषण किस तरह असहमति से निपटने के सरकारी तरीकों या समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण और नफरत के माहौल जैसे व्यापक मुद्दों को बुराई की एक विस्तृत परिभाषा से जोड़ता है। और ये विश्लेषण, जैसा कि अक्सर गहन अध्ययन करते हैं, हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर शायद हम सबको, श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। सवाल यह है कि हम एक नागरिक के तौर पर अपनी सरकार या शासन का मूल्यांकन किन पैमानों पर करते हैं? क्या हमारे लिए सिर्फ आर्थिक विकास के आंकड़े या भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की खबरें ही काफी हैं? या फिर जैसा कि ये विश्लेषण इशारा कर रहा है, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्ठा और असहमति के प्रति सहिष्णुता जैसे पहलू भी उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए? हमारे मूल्यांकन के पैमाने क्या हों, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से
ये एक विचारणीय बिंदु है जो इस चर्चा को और भी प्रासंगिक बना देता है। इसी सोच के साथ आज की इस विशेष चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई पड़ताल के साथ।